गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेंस होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पिस्टल्स होते हैं। और पिस्टल्स के अंदर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पिस्टल के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ऐसे ही एंथर में, स्टेमन में, एंथर लोब के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स की तरह से काम करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये एक एंथर लोब है। इफ़ यू सी दिस डायग्राम, ये एक एंथर लोब है जिसका अगर हम बीच में से काटें तो हमको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकले हुए दिखाई देंगे। ये पोलन ग्रेन्स राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग शेप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अधिकतर राउंड होते हैं, जिनमें एक एक्साइन होती है, एक इंटाइन होती है अंदर की तरफ। The outermost layer is called as exine, which has ornamentation on it. Then there is intine inside the exine. Then there is a nucleus in the center, and in exine there is a jump or at which the exine is very small, बहुत छोटी होती है, और इंटाइन बाहर की तरफ निकल करके एक जर्म ट्यूब बना सकती है, जिसमें से और जब कभी भी जर्म ट्यूब बननी होती है तो इस जर्म पोर से होकर के वो जर्मिनेट करती है। अब क्या होता है कि इस पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। बी डायग्राम में आप देखेंगे कि ये वैक्यूल्स बड़ी होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, और सारी वैक्यूल्स आपस में मिलकर के एक बड़ी वैक्यूल बना लेती हैं, एज यू कैन सी इन डायग्राम सी। अब ये जो बड़ी वैक्यूल होती है, ये केंद्रक को एक तरफ, न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देती है, टूवर्ड्स दी पेरिफेरी, और फिर उसके बाद में एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण एक लेंस शेप्ड जनरेटिव सेल बन जाती है। एंड इन द साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, सूत्री विभाजन होता है उसमें, और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस तो बड़ी सेल में आ जाता है, और एक न्यूक्लियस जो लेंस शेप्ड सेल होती है, जिसको कि जनरेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटी होती है और जो कि टूवर्ड्स द पेरिफेरी होती है, उसके अंदर रह जाता है। और फिर से जो वैक्यूल्स हैं वो फिर से छोटी छोटी वैक्यूल्स में परिवर्तित हो जाती हैं। द यूनियन ऑफ ऑल द वैक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बिग वैक्यूल इज ओनली फॉर पुशिंग द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द एक्साइन। अब क्या होता है, जर्म ट्यूब तब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है और पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर देती है। जब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो सबसे पहले वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस आगे प्रोसीड करता है, और उसके बाद में जो जनरेटिव सेल है, इसके अंदर एक और सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। We can see division procedure or the generative nucleus dividing in F diagram, whereas in G diagram two male gametes have been formed. So this is the way of formation of male gametes. तो इस पोलन ग्रेन के अंदर दो बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दोनों बार सूत्री विभाजन होगा। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
अब ये पोलन ग्रेन का बनना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पोलन ग्रेन किसके अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर जो ये एंथरलोब है उसके अंदर बहुत सारी पोलन मदर सेल्स हैं। हर पोलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस करती है। दिस इज़ फर्स्ट मियोसिस, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और 2 से 4 बनते हैं एंड अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। और दिस इज़ अ कंप्लीट पोलन ग्रेन जिसके अंदर वेजिटेटिव सेल है, वैक्यूल हमें दिखाई दे रही है और एक जनरेटिव सेल दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ द germ tube. So these two diagrams show formation of pollen grains from the pollen mother cell and further development of pollen grain. Now the development of female gametophyte. Female gametophyte बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के अंदर जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको न्यूसिलस कहते हैं और न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो इस एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है, 2 तरह का निर्माण आपको बताया था, एक तो टेन्यून्यूसिलेट, एक क्रेसिन्यूसिलेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो जो प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल है, प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल विल अंडरगो अ cell division as a result of which the lower cell which is called as the sporogenous cell and the upper cell which is called as the primary parietal cell are formed. Primary parietal cell अगर टेनिन्यूसिलेट टाइप का डेवलपमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। लेकिन अगर क्रेसिन्यूसिलेट टाइप का डेवलपमेंट है तो इस प्राइमरी पैराइटल सेल से बहुत सारी सेल्स बनेंगी जो कि ये आपका स्पोरोजन सेल के बाहर की तरफ टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स बनाएंगी जिससे कि जो स्पोरोजिनस सेल है वो थोड़ी अंदर की तरफ हो जाएगी। अब क्या होता है कि स्पोरोजिनस सेल का डेवलपमेंट होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। व्हाट हैपेंस, मियोसिस, और मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दीज आर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, दीज आर 4 जो रेड पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने। अब ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि पॉलीगोनम में तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ के 3 डीजनरेट हो जाते हैं और चैलेजल एंड वाला एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। जबकि इनोथेरा में पॉलीगोनम के अंदर माइक्रोपाइलर एंड के डीजनरेट हुए, चैलेजल एंड का फंक्शनल हुआ, और इनोथेरा के अंदर इसका अपोजिट हो जाता है, दैट इज़ माइक्रोपाइलर एंड का फंक्शनल रहता है और चैलेजल एंड के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन 3 डीजनरेट होते ही हैं। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये पॉलीगोनम टाइप का जो है उसके अंदर उसका डेवलपमेंट हम बता रहे हैं आपको। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर अब सूत्री विभाजन होते हैं। फर्स्ट सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स हैं, वी कैन सी हियर दीज आर दी वैक्यूल्स। ये सारी वैक्यूल्स सेंटर में आ जाती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोथ द न्यूक्लियाई
get shifted to the two poles. अब एक और माइटोसिस होता है जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रक, दो केंद्रक से दो और केंद्रक बन जाते हैं और उसके बाद में एक और माइटोसिस होता है तो चार केंद्रक दोनों पोल्स पे बन जाते हैं और इन केंद्रकों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये 4 सेल्स टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड 4 सेल्स टूवर्ड्स दी एंटीपोड चैलेजल एंड हो जाते हैं। अब ये जो दो न्यूक्लियाई बने, दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। ये सेंटर में आने के बाद में फिर इनमें सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है एंड दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। सो दिस इज 2n। अब 3 सेल्स तो बनी जिन्होंने माइक्रोपाइलर एंड पे एग apparatus बना लिया, 1 egg cell एंड 2 synergids, और एंटीपोडल सेल्स जो थी वो चैलेजल एंड पे बन गई। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल मेगास्पोर, पी माहेश्वरी ने, पंचानंद माहेश्वरी जो कि एम्ब्रोलॉजिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स 1950 में पब्लिश की और उन्होंने 1963 में 3 आधारों पर एम्ब्रियो सैक का डिवीजन किया। पहला आधार था भ्रूण कोश के या एम्ब्रियो सैक के परिवर्धन में भाग लेने वाले जो स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स हैं, उनकी संख्या 1, 2 या 4 हो सकती है। 1 मेगा स्पोर कैन टेक पार्ट, 2 मेगा स्पोर्स कैन टेक पार्ट एंड 4 मेगा स्पोर्स कैन टेक पार्ट। सेकेंड, जो मेगास्पोर है उसके केंद्रक में कितने विभाजन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है या 3 होते हैं। और थर्ड, जो परिपक्व एम्ब्रियो सैक है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये 3 बेसिस थे जिनके आधार पर पी माहेश्वरी ने डिवाइड किया एम्ब्रियो सैक्स को 3 भागों में, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक 2 तरह के प्लांट्स में पाए गए, एक तो पॉलीगोनम टाइप और दूसरा इनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप में 8 न्यूक्लिएट स्टेज थी, इनोथेरा में 4 न्यूक्लिएट स्टेज थी, यानी कि पॉलीगोनम टाइप में 3 माइटोटिक डिवीजन हुए केंद्रक में तो 8 बने, और इसके अंदर सिर्फ 2 डिवीजन हुए जिससे कि 4 बने। दूसरा बाइस्पोरिक टाइप था जिसके अंदर एलियम टाइप था और एंडोमेयन टाइप था, जिसमें दोनों में 8 न्यूक्लियाई थे। उसके बाद टेट्रोस्पोरिक टाइप 2 तरह के थे, एक में तो केंद्रक आपस में संयुक्त नहीं हुए और एक में केंद्रक आपस में संयुक्त होते थे। नो न्यूक्लियर फ्यूजन किन किन में था, एडोक्सा टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पीनिया टाइप और पेप्रोमिया टाइप और ड्रूसा टाइप। ये 5 प्रकार ऐसे थे जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं था, जबकि न्यूक्लियर फ्यूज़न जिनमें था वो फ्रिटिलेरिया और प्लम्बैचिला टाइप थे। अब मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक से क्या तात्पर्य है। मोनोस्पोरिक में मेगास्पोर मदर सेल है। आप इस डायग्राम को देखें,
एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मेगास्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट पार्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड सेकेंड पार्ट इज मेगागेमेटोजेनेसिस। मोनोस्पोरिक टाइप में मेगास्पोर मदर सेल, पहला मियोसिस हुआ 2 सेल बनी, दूसरा मियोसिस हुआ 4 सेल बनी और उनमें से 3 सेल डिसइंटीग्रेट हो गई और 1 सेल रह गई, फंक्शनल मेगास्पोर रह गया। और इस फंक्शनल मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है उसमें अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। सी हेयर इज माइटोसिस, 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 यहाँ पर मियोसिस। तो जब भी मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तब मियोसिस होता है, मेगागेमेटोजेनेसिस होता है तो माइटोसिस होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब बाइस्पोरिक टाइप में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो वन फर्स्ट meiosis as a result of which two uninucleate cells are formed, as you can see in this. अब हर एक सेल इस तरीके से डिवाइड करती है कि उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसा कि मोनोस्पोरिक में होता था। 4 सेल बनती थी, यहाँ पे 2 ही बनेंगी, लेकिन प्रत्येक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे, 2। अब इन 2 सेल में से एक सेल डिजेनरेट हो जाएगी और एक सेल बचेगी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ पर बाइस्पोरिक में जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे और आगे का प्रोसीजर में माइटोसिस होगा। उसके बाद हम आते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप में। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर विभाजन हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 2 न्यूक्लियाई बने। सेकेंड मियोसिस में भी फिर से 2 न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई बन गए। सेप्टा का फॉर्मेशन कहीं नहीं हुआ, सेल्स नहीं बनी है, एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियाई बन गए, 3 एक तरफ चले गए और एक तरफ चला गया। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा टेट्रास्पोरिक में, उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, 4। गॉट द डिफरेंस? तीनों का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो आपने देख लिया। अब उसके बाद और डिटेल में आप देखना चाहें तो इसमें एक है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बन गए, 1 से 2 बने, 2 अलग अलग पोल्स पे चले गए, दीज आर 2 पोल्स। 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई चले एंड पे, 4 माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे उधर तो एंटीपोडल सेल्स बन गई, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए दोनों पोल से और ये एग सेल हो गई और ये सिनाजिड्स हो गई दोनों टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड दिस इज एम एंड दिस इज चेलेजल एंड। सो ये टेट्रास्पोरिक की बात हो गई। 4 न्यूक्लियाई हैं एक सेल के अंदर, इनके अंदर वापस विभाजन हुआ तो 8 हो गए, फिर से विभाजन हुआ तो 16 हो गए और इनका डिवीजन इसमें से 4 सेंटर में आ गए।
और बाकी सारे सिनाजिड्स हो गए। नाउ जितने भी टाइप्स पी माहेश्वरी ने बताए थे उनके आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक ओव्यूल है। इस ओव्यूल में नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस इज द चैलेजल एंड। अब इसमें से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ जब चैलेजल एंड का स्पोर फंक्शनल होता है लाइक दिस। इसके अंदर 2 बने, पहले न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, जिसमें से 4 एक पोल पे न्यूक्लियाई चले गए। और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए। दिस इज 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल। दिस इज पॉलीगोनम टाइप। उसके बाद में जब माइक्रोपाइलर एंड का फंक्शनल होता है और सिर्फ 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, ओनली 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। थर्ड माइटोसिस नहीं होता है, सिर्फ 2 माइटोसिस होते हैं, जिसके कारण 4 न्यूक्लियाई बने। तो ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज जीनोथेरा टाइप में, जिसमें कि सेंटर में एक केंद्रक ही आएगा। देयर इज़ नो एंटीपोडल सेल। और इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। जबकि पॉलीगोनम टाइप में बाद में दोनों जो न्यूक्लियाई जो सेंटर में आते हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और ये 2n हो जाता है। उसके बाद बाइस्पोरिक टाइप में भी जब माइक्रोपाइलर एंड वाला डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो चैलेजल एंड वाले में न्यूक्लियाई के अंदर डिवीजन होंगे 2 माइटोसिस। एक माइटोसिस से 2 बने और 2 माइटोसिस से 4 बने। इनमें से एक बीच में आ जाएगा और 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल। कितनी हुई? 6 और 1 7। सो दिस इज एलियम टाइप इन विच 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस देयर। 7वीं सेल कौन सी होगी? बीच वाली सेल, जिसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। बाकी सारे न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स के हैप्लॉइड, एक्सेल हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड, whereas the central cell has a diploid nucleus. So this is about the development of allium type. उसके बाद एंडोमेयन टाइप एलियम टाइप जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि एलियम टाइप में चैलेजल एंड वाला फंक्शनल होता है, whereas in एंडोमेयन टाइप में माइक्रोपाइलर एंड वाला फंक्शनल होता है। देन देयर कम्स द एडोक्सा टाइप। ये टेट्रास्पोरिक टाइप हुआ। टेट्रास्पोरिक टाइप में के डेवलपमेंट में 2 से 4 बने, एक ही के अंदर 4 न्यूक्लियाई आएंगे। इनके अंदर सिर्फ एक माइटोसिस होगा, सिर्फ एक माइटोसिस हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ विच 4 at one pole, 4 at another pole are there, out of which 2 nuclei come towards the center and make a diploid nucleus, जिसको कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड्स द एंटीपोडल सेल फॉर्म टूवर्ड्स द चैलेजल एंड फॉर्म द एंटीपोडल सेल and 3 nuclei towards the micropilar end form axel and synagids. So this is एडोक्सा टाइप। उसके बाद में प्लम्बैगो टाइप के अंदर क्या होता है? जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो इस तरीके से विन्यासित होते हैं कि वो 2 पोल्स की बजाय 4 पूरे जो मेगास्पोर है उसके अंदर 4 जगह होती हैं, 4 प्लेसेस पे, 2 लेटरल साइड में, एक टूवर्ड्स द चैलेजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर चारों जगह से एक माइटोसिस होगा, ओनली 1 माइटोसिस विल टेक प्लेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2 2 2 2 4 जगह पर 2 2 न्यूक्लियाई होंगे। अब चारों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और वो चारों यूनाइट हो जाएंगे। तो
जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? दिस वुड बी 4n, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। और एग सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी और बाकी सेल्स जो होंगी वो वेजिटेटिव सेल होंगी। उसी तरीके से पीनिया टाइप में क्या होगा? प्लम्बागो टाइप जैसा है, बट अंतर क्या है कि दो की जगह 4 होंगे हर जगह पे, एज यू कैन सी हियर। अब इनमें से एक एक बीच में आ जाएगा, 4n हो जाएगा यहाँ पर भी, और चारों जगह पर 3 सेल रह जाएंगी क्योंकि एक एक न्यूक्लियाई बीच में आया और बाकी जो 3 न्यूक्लियाई चारों स्पॉट्स पे होंगे उनके चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाए, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और 3 सेल्स बन जाएंगी। तो यहाँ कितनी सेल बनी? 13 सेल हो गई, जिसमें से 12 सेल जो हैं वो हैप्लॉइड होंगी और 1 सेल टेट्राप्लॉइड होगी बाद में जाके। उसके बाद में पेपरोमिया टाइप में सेंटर में वहाँ 8 आ रहे थे, यहाँ 4 आएंगे और बाकी सेल परिधि पे विन्यासित हो जाएंगी। एक सिनर्जिड रहेगी और एक एक्सेल रहेगी। उसके बाद ड्रूसा टाइप होता है। ड्रूसा टाइप में सेंटर में 2 न्यूक्लियाई आते हैं, बस सिर्फ 2 न्यूक्लियाई आते हैं यहाँ पर, ओनली 2 न्यूक्लियाई विल कम इन द सेंटर और 3 सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होंगी, बाकी सारी सेल्स टूवर्ड्स द एंटीपोडल सेल होंगी। तो इसमें कितनी सेल बनी? ड्रूसा टाइप में क्या होता है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है कि 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड पे, 1 माइक्रोपाइलर एंड पे, तो 3 के 6 बने और 6 के 12 बने टूवर्ड्स दी चैलेजल एंड, और इधर माइक्रोपाइलर एंड पर 2 माइटोसिस के बाद में 4 बने न्यूक्लियाई, जिसमें से एक एक सेंटर में आ गया। तो 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे रह गए, जिनमें से एक सिनर्जिड बनाएगी, एक एक्सेल बनाएगी, 2 सिनर्जिड्स बनाएंगी और बाकी कितने 11 सेल्स ये कहाँ रह जाएंगी? टूवर्ड्स दी चैलेजल एंड। तो 11 प्लस 3 नहीं प्लस सेंटर में ये हो गई सेल। अब उसके बाद में आता है फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियाई के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। यहाँ पर स्पिंडल्स जो हैं वो आपस में न्यूक्लियाई के जुड़ जाते हैं। तो चैलेजल एंड पर तीनों न्यूक्लियाई के आपस में संयुक्त होकर के 3n स्टेज बना लेंगे, जिनके अंदर फिर से माइटोसिस होगा तो 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और फिर एक और होगा तो 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई विल बी फॉर्म्ड टूवर्ड्स द चैलेजल एंड, जबकि हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे होगा जो कि 4 बन जाएंगे 2 माइटोसिस के बाद। अब इन 4 में से एक सेंटर में आ गया और एक ट्रिप्लॉइड चैलेजल एंड से आ गया, तो 4n हो गया सेंटर में और 3 ट्रिप्लॉइड सेल्स चैलेजल एंड पे बन जाएंगी और एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स बन जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पे। सो दिस इज फ्रिटिलेरिया टाइप एंड देन देर इज़ प्लम्बेजिला टाइप। प्लम्बेजिला टाइप में फ्रिटिलेरिया टाइप जैसा ही होता है, लेकिन एक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन उसमें नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रिप्लॉइड सेल चैलेजल एंड पे होगी
एक एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होगी और एक टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर 3 सेल्स बन जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ embryo sac. Now, what is the difference between microsporogenesis and megasporogenesis? Microsporogenesis is a process of formation and differentiation of pollen grains from microspore mother cell by meiosis is known as microsporogenesis, whereas the process of formation and differentiation of megaspores from megaspore mother cell by meiosis is called as the megasporogenesis. So दोनों में meiosis हो रहा है। उसके बाद pollen grains are produced in the anther, which is a bordered knob-like fertile part of the stamen. Ovules, which are the future seeds, are formed in the ovary. And the third one is all the 4 pollen grains that are formed from microspore mother cells are functional, whereas in megasporogenesis only 1 out of 4 megaspores is functional. So this is the difference between microsporogenesis and megasporogenesis. There are certain hostoria-like structures which are found on the micropilar end and the chalazial end, which help in the absorption of food material to the developing embryo. The hostoria towards the micropilar end are known as micropilal hostoria, and towards the chalazial end are the chalazial hostoria. So this is all about development of male and female gametophyte. Thank you.